जितेंद्र सिंह राठौर ने और इसकी समीक्षा की मोनिका गॉड ने। बच्चों, अब बढ़ चलते हैं हमारी अगली कक्षा की और कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय इतिहास, विश्व इतिहास के मुख्य विषय से पाठ 1 समय की शुरुआत। इसके प्रस्तुत करता है अनिल कुमार स्वामी। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम इस अध्याय में इस बात की चर्चा करेंगे कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ कि जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। लगभग 8000 ईस्वी पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल, फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना सीख लिया। मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों, पत्थरों के औजारों और गुफाओं की चित्रकारी की खोजों से मिलती है। अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। एक अरसे के बाद ही इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ, इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि का पता चल जाता है तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता है। मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतरकारी घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। उस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी 1250 प्रतियां उसके प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ बिक गई। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। मानव विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। यह वह समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनोइड कहते हैं। इस उपसमूह में वानर यानी एप शामिल थे और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। होमिनिड वर्ग होमिनोइड उपसमूह में विकसित हुए। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती है लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। होमिनोइडों का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता था। वे चौपाए थे यानी चारों पैरों के बल चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण है।
इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज्यादा बड़े होते हैं। आदिकालीन मानव के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया है। लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमकरण से जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए तो जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रारंभिक रूप धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां आ गई जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थी। इनमें जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल है। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है और इन प्रजातियों को इनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए हैं। इस प्रकार जीवाश्मों को होमो हेबिलिस अर्थात औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस अर्थात सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले और होमो स्पेसियस अर्थात चिंतनशील मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। होमो हेबिलिस के जीवाश्म इथियोपिया और तंजानिया से प्राप्त किए गए हैं। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों पर पाए गए हैं। बच्चों, आधुनिक मानव के उद्भव के बारे में बहुत वाद विवाद हुआ है। इस विषय पर दो मत प्रचलित हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। इनमें से पहला मत क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल को माना जाता है, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, और दूसरा मत प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करता है, जिसके अनुसार मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ है। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो स्पेसियस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार में हुआ और इसीलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया। यह आज के मनुष्य के लक्षणों की विभिन्नताओं पर आधारित है। प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में शारीरिक और उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोग यह तर्क देते हैं कि इनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे। आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य भी प्रतिस्थापन के मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्यों में जो शारीरिक विभिन्नताएं पाई जाती है, उनका मुख्य कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है, जो उन विशेष क्षेत्रों में गए और वहां स्थायी रूप से बस गए। बच्चों, आदिकालीन मानव कई तरीकों से अपना भोजन जुटाते थे, जैसे संग्रहण, शिकार, अपमार्जन और मछली पकड़ना। संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे बीज, बेर, फल, गुठलियां और कंदमूल से इकट्ठा करते थे। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन है। इस प्रक्रिया में कार्बनीकरण होता जाता है और इस रूप में जैविक पदार्थ लंबे अरसे तक
सुरक्षित रह सकते हैं। हाल के वर्षों में शिकार शब्दों विद्वानों के लिए चर्चा का विषय बना रहा है। अब अधिकाधिक रूप से यह सुझाव दिया जाने लगा है कि आदिकालीन होमिनिड अपमार्जन के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस खुरचकर निकालने लगे जो जानवर अपने आप मर जाते या किन्हीं हिंसक जानवरों द्वारा मार दिए जाते थे। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था, जो कि अनेक खोज स्थलों से मछली की हड्डियों मिलने से पता चलता है। बच्चों, अब हम प्रारंभिक मानव के निवास स्थानों की चर्चा करते हैं। प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को ज्यादा सुरक्षित आधार पर पाते हैं। उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका है उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के फैलाव की जांच करना। केन्या के खनन स्थलों पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्त उपकरण मिले हैं। 4 लाख वर्ष पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हो गया। इसके साक्ष्य यूरोप के पुरा स्थलों में मिलते हैं। दक्षिण फ्रांस में स्थित लेजेंड गुफा की दीवार 12 गुणा 4 मीटर के आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। इसके अंदर 2 चूल्हों और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों के साक्ष्य मिले हैं। एक और पूरा स्थल टेरा माटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोंपड़ियां सामयिक मौसम प्रवासी के लिए बनाई जाती थी। प्रारंभिक